स्वागत है मेरे प्रिय छात्र छात्रों। हम बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बात कर रहे थे जो बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं आगे की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। सातवां आपका प्रश्न क्या कहता है कि संक्रमण धातु जो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करती है। परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या का मतलब होता है कि ऐसे तत्व जिनकी एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं अलग अलग यौगिकों में हों। समझ में आई बात? तो पहला विकल्प है आपका टाइटेनियम, दूसरा है वेनेडियम, तीसरा है आयरन, चौथा है जिंक। आप याद रखिए कि प्रायः आवर्त सारणी के थर्ड बी वर्ग में जो तत्व बैठे हुए हैं, एग्जाम्पल जैसे स्कैंडियम, और सबसे लास्ट में जो डी ब्लॉक का तत्व है सेकेंड बी, उसमें जो तत्व बैठे हुए हैं ये तत्व परिवर्ती संयोजकता को प्रकट नहीं करते हैं। उसका कारण है कि इस वर्ग के अंदर जो भी तत्व आते हैं उन सब तत्वों के डी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इधर इन तत्वों के डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। समझ में आई बात? तो ये प्रायः परिवर्ती संयोजकता को नहीं प्रकट करते हैं। तो थर्ड बी के अंतर्गत बैठा हुआ है आपका जिंक, तो जिंक आपका सही है। ये परिवर्ती संयोजकता को प्रकट नहीं करता है। जो हमने ये बात बताई है ये 100% सब तत्वों पर लागू नहीं होती है। तो आप याद रखिए, बार बार आप प्रैक्टिस करिए प्रश्नों की। बाकी जो तत्व हैं ये परिवर्ती संयोजकता को प्रकट करते हैं, और परिवर्ती संयोजकता जब बदलती है तो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था भी बदल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आयरन है, ये +2 और +3 दो प्रकार के ये आयन बनाता है। तो इस पर आवेश है +2, यानी इसकी संयोजकता 2 है, इसकी संयोजकता 3 है, यानी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हुई +2, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हुई +3। 2 प्लस कहो चाहे +2 कहो, कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। समझ में आई बात भैया? नेक्स्ट पे आ जाइए। कहता है जटिल यौगिक FeH2O का होल 5NO SO4 में Fe के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले तो तुमको इसके केंद्रीय परमाणु जो आयरन है इसकी आपको ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी पड़ेगी कि इसमें ये इस रूप में बैठा हुआ है कि इस रूप में बैठा हुआ है। केवल यही 2 रूप होते हैं। तो कैसे हम ज्ञात करें ऑक्सीकरण अवस्था? तो देखिए भैया, हमने मान लिया कि Fe की ऑक्सीकरण अवस्था X है, H2O उदासीन है लिगंड, ऑक्सीकरण अवस्था इसकी 0 होगी। 0 में 5 से गुणा करोगे तो वो 0 ही रहेगा। अब आइए NO के ऊपर। अब NO जो है ये 2 रूपों में, ये उदासीन लिगंड भी है, ये धनात्मक लिगंड भी है। अब आपको ये पहचान करनी है कि ये उदासीन लिगंड है कि धनात्मक लिगंड है। तो आप मान लीजिए, हमने मान लिया कि इसका ये जो है ये धनात्मक लिगंड है, ठीक। तो धनात्मक लिगंड होने पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। SO4 की -2 है, बराबर हो गया 0। इसको आप हल करेंगे तो आएगा x - 1 = 0
आ जाएगा x बराबर +1। x की वैल्यू जो है वो +1 आई। ठीक, अब Fe जो है एक ऑक्सीकरण अवस्था रखता ही नहीं है। इसका मतलब कि ये जो है +1 वाला नहीं है, अर्थात ये धनात्मक लिगंड नहीं है, तो फिर ये उदासीन लिगंड है भैया, ये आप समझिए। और जब आप इसे हल करेंगे, जब आप इसे हल करेंगे तो आ जाएगा x - 2 बराबर 0 और x बराबर +2 आ जाएगा। यानी यहां पर जो Fe बैठा हुआ है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है +2। बात भैया समझ में आई? अब +2 ऑक्सीकरण अवस्था है। अब आप इसको इधर समझिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो Fe परमाणु क्रमांक होता है इसका 26 होता है। समझ में आई बात? इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आर्गन 3d6 और 4s2। ये तब है जब ये परमाणु अवस्था है। यहां पर क्या है, ये आयन अवस्था के रूप में है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था है +2, यानी ये इस रूप में बैठा हुआ है। तो 2+ का है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गए 24। समझ में आई बात? अब जब 24 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, Ar3d6। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने कौन से दिए थे, ये वाले। अब ये जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए तो ये इसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 3d में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो d ऑर्बिटल आप बनाइए। ये सब काम आपको रफली कर लेना है। ठीक, 5 ऑर्बिटल हो गए d में, 6 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये हो गया भैया छठा। तो अयुग्मित कितने हैं, 1 2 3 4, 4 अयुग्मित हैं। ये आपका विकल्प सही है। बात समझ में आई? अब आ जाइए अगले पे। देखिए अगला क्या कहता है। कहता है CONH3 का होल 5 Cl और बाहर बड़े ब्रैकेट के बाहर Cl2 लिखा हुआ है। इसमें पूछता है कि CO की ऑक्सीकरण अवस्था आप बता दीजिए कितनी है। तो हल कर लो। हमने माना CO की X, अमोनिया NH3 जो लिगंड है ये उदासीन है तो 0 हो जाएगा, 5 से गुणा करोगे तो भी 0 रहेगा। Cl ऑक्सीकरण अवस्था -1, Cl2 -1 और 2 है तो -2 हो जाएगा 0। आप इसको हल करेंगे तो क्या होगा, x - 3 बराबर 0 और x बराबर आ जाएगा +3। यानी CO की जो ऑक्सीकरण अवस्था इस यौगिक में है वो कितनी है, +3 है। यह आपका तीसरा विकल्प सही हुआ। अगला कहता है RNA में उपस्थित क्षारक हैं AgCT, GCTU, CTAU, AgCU। तो सबसे पहली चीज है कि हमें इनके नाम पता होने चाहिए। तो देखिए भैया, आरएनए जो है वो एक न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आरएनए या डीएनए, दोनों पे पहले चलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में जो क्षार होते हैं या क्षारक कह लीजिए, नाइट्रोजन बेस इनको बोला जाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एडिनिन, जिसको ए से प्रकट किया जाता है। दूसरा है ग्वानिन,
जिसे जी से प्रकट किया जाता है। अगला है थायमीन, जिसे टी से प्रकट किया जाता है। फिर है साइटोसिन, इसे सी से प्रकट किया जाता है। अगला है यूरेसिल, इसको यू से प्रकट किया जाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। उसमें से ऊपर वाले जो 2 प्रकार हैं ये प्यूरिन बोले जाते हैं, और नीचे के जो 3 प्रकार हैं ये पिरिमिडीन कहे जाते हैं। ये पिरिमिडीन बोले जाते हैं। समझ में आई बात भैया? तो जो डीएनए है इसमें ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ये जो 4 प्रकार हैं ये डीएनए में पाए जाते हैं। अब जो आरएनए है, आरएनए में थायमीन नहीं पाया जाता। थायमीन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। तो 4 ये हो गए, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया और यूरेसिल हो गया। तो देखिए कौन सा है, ये वाला है चौथा। एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल है। ये वाला विकल्प सही है, यानी जिसमें थायमीन नहीं है वो वाला विकल्प सही है। थायमीन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। बात भैया समझ गए? अगला कहता है कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम करता है। रिजर्व ग्लूकोज का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जिस अवस्था में संचित होता है उसी अवस्था को आपको सही बताना है। तो याद रखिए कि जो ग्लूकोज है वो बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। समझ में आई बात? हम जो भी भोजन करते हैं उस भोजन में सबसे ज्यादा मात्रा स्टार्च की पाई जाती है, ठीक है। और जब स्टार्च का जलापघटन होता है तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज फिर ब्लड में पहुंचता है। ब्लड के द्वारा ये लीवर में जाता है, ठीक है। उसी ब्लड में इंसुलिन हार्मोन भी उपस्थित रहता है। समझ में आई बात? अब वो इंसुलिन हार्मोन लीवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित कर लेता है। जितनी बैलेंस ब्लड शुगर है उतनी ही रहती है ब्लड के अंदर। अगर ज्यादा ब्लड शुगर हो जाएगी तो क्या होता है, डायबिटीज हो जाती है, शुगर रोग हो जाता है। समझ में आई बात? तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? ग्लाइकोजन सही है। बात समझ में आई भैया? तो देखिए भैया प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? कहता है कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो आइए भैया इसको हम संरचना से समझ लेते हैं। तो ये है ग्लूकोज का अणुसूत्र। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब इसमें आप देखिए, कहता है प्राथमिक एल्कोहलिक समूह कितने हैं। तो देखिए भैया जो सबसे छोर पर लगे हुए हैं कार्बन, चाहे ये वाला हो ये वाला हो, ये तो मान लीजिए क्रियात्मक समूह है तो इसको छोड़ दीजिए। जो OH लगे हुए हैं 5, ठीक है, हम इनकी बात केवल करेंगे। ये है कार्बन 1 डिग्री वाला, ये 2 डिग्री वाला, ये भी 2 डिग्री वाला, ये भी 2 डिग्री वाला, ये भी 2 डिग्री वाला। तो 1 डिग्री वाले कार्बन को प्राथमिक कार्बन, 2 डिग्री वाले को द्वितीयक और 3 डिग्री वाले को तृतीयक बोला जाता है ना। और 4 डिग्री वाला हो तो चतुर्थक हो जाता है। तो जो 1 डिग्री वाला कार्बन है उस कार्बन से जुड़ा हुआ जो OH है, ठीक है,
वही है भैया प्राथमिक एल्कोहलिक समूह। तो कितने हैं इसमें? एक है मात्र। तो आपका विकल्प पहला सही है। कहता है यौगिकों का युग्म जिसमें दोनों टॉलिन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं। तो भैया याद रखिए वे हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं। फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है, एल्डिहाइड वाले तो अपचयित करते ही हैं टॉलिन अभिकर्मक को, ठीक है। कीटोन जो है वो टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है, लेकिन फ्रक्टोज कर देता है, क्योंकि फ्रक्टोज पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर ग्लूकोज अवस्था में आने के पश्चात ये टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। समझ में आई बात? पुनर्विन्यास क्रिया के द्वारा फ्रक्टोज पहले ग्लूकोज में बदलता है और फिर टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, सुक्रोज नहीं करता है, ये याद रखिए। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही टॉलिन अभिकर्मक के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है? तो पेप्सिन ये कौन सा एंजाइम है भाई? ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ठीक है। तो प्रोटीन का ये पाचन करता है, तो इसमें जो प्रोटीन वाला विकल्प है वो आप सही कर दीजिए। तो ये है प्रोटीन से एमिनो अम्ल बनाएगा, ठीक है। अगला आ जाइए, कहता है प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है, कौन सी है? प्राथमिक एमीन के परीक्षण में जो अभिक्रिया प्रयुक्त होती है वो कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोली जाती है। समझ में आई बात? इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोला जाता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया को। तो आपका विकल्प 2 सही है कि प्राथमिक एमीनों के परीक्षण में कार्बिल एमीन अभिक्रिया प्रयोग की जाती है। अगला कहता है एमाइड से एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया है, तो कौन है? ब्रोमामाइड। भैया इसी के नाम में देखिए एमाइड शब्द आ जाता है, ब्रोमामाइड, एमाइड, ठीक है। तो एमाइड से एमीन बनाने की हाफमैन ब्रोमामाइड विधि है, तो ये वाला विकल्प आपका सही है। अब कहता है कि सबसे अधिक क्षारकीय एमीन कौन सा है? तो भैया आपको याद रखना चाहिए कि सबसे कम जो बेसिक नेचर रखता है वो है 1 डिग्री एमीन। इससे ज्यादा जो बेसिक नेचर रखता है वो है 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री वाला। इससे भी ज्यादा बेसिक नेचर रखने वाला है 3 डिग्री एमीन। समझ में आई बात? तो 2 डिग्री एमीन, इसमें 3 डिग्री वाला तो कोई दिया नहीं है भाई। आप देखिए ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो आप 1 डिग्री को तो भूल जाइए कि ये तो विकल्प सही हो ही नहीं सकते। अब आ जाइए 2 डिग्री पर। 2 डिग्री में आपके पास 2 विकल्प मौजूद हैं। एक में मिथिल समूह लगे हुए हैं, दूसरे में एथिल समूह लगे हुए हैं। एथिल में 2 कार्बन है और मिथिल में 1 कार्बन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्षारीय प्रकृति किसके साथ में होगी? डाइमेथिल एमीन के साथ। यह है डाइमेथिल एमीन, एथिल नहीं, इसमें 2 कार्बन आ जाते हैं। इसके एल्किल समूह में 2 कार्बन बैठे हैं, इसके एल्किल समूह में 1 कार्बन बैठा हुआ है। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये आपके प्रश्न ये उत्तर हुए। आप अच्छे से तैयार कर लीजिए इनको। अगर आपको किसी प्रश्न को तैयार करने में कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।